हम वाराणसी की धरती से लगभग 200 फीट ऊपर हैं, आपको दिखाने के लिए कि कितनी बदली है काशी, दिव्य काशी, भव्य काशी। और स्मार्ट सिटी के रूप में ये शहर देश भर के दूसरे शहरों के लिए कैसे आदर्श बन रहा है, कैसे मॉडल बन रहा है और पिछले 9 सालों में कितना बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है, इस पर हम बात करेंगे। हम पहुंचे हैं वंदे भारत ट्रेन में। कानपुर सेंट्रल से हम वाराणसी तक जाएंगे और जानेंगे यात्रियों से क्या कुछ महसूस करते हैं इस यात्रा के दौरान। सेमी हाई स्पीड ट्रेन में किस तरीके की सुविधाएं दी गई हैं और ख़ास तौर से बीते 9 वर्षों में क्या कुछ बदलाव हुआ है भारतीय रेल में। पूर्वांचल की हमारी विकास यात्रा या पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर हमारी विकास यात्रा की पड़ताल राह खोलती है इस पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए। मैं हूं रामेंद्र सिंह, आपको दिखाऊंगा यूपी का रोड मैप, अलग अंदाज में, अलग मिजाज में किस तरह बदल रहा है यूपी। 9 सालों में कितना हुआ है विकास और कैसे लोगों की ज़िंदगी बनी है आसान। किसी भी राज्य की तरक्की का रास्ता सुगम होना चाहिए, सुदृढ़ होना चाहिए और ऐसा ही कुछ चल रहा है काशी में। हम वाराणसी की धरती से लगभग 200 फीट ऊपर हैं, आपको दिखाने के लिए कि कितनी बदली है काशी। तो हमारे साथ जो खास मेहमान हैं उनका हम परिचय कराते हैं। हमारे साथ डॉक्टर डी वासुदेवन हैं, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के चीफ जनरल मैनेजर हैं। दूसरे जो खास मेहमान हैं इश्तियाक अहमद हाजी साहब हैं, जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता हैं। तीसरे जो धर्मार्थ गुरु हैं सतुआ महाराज। तो दूरदर्शन आपको 200 फीट ऊपर से दिखा रहा है ये दिव्य काशी, भव्य काशी और कितनी बदली है काशी, क्योंकि पिछले 9 साल में काशी ने अपनी पुरातनता के साथ, अपनी प्राचीनता के साथ आधुनिकता भी समेटे है। हमारे साथ लगातार डी वासुदेवन जी बने हुए। वासुदेवन जी, पर्यटन हब बनती जा रही है काशी। जब G20 की बात करें, काशी तमिल संगम की बात करें, क्या आपको लगता है अब शहर बदल चुका है? बिल्कुल बदल चुका है। जैसे देखिए, वाराणसी का इकोनॉमी बेसिकली टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी है। टूरिज्म में 90% ऑफ द टूरिस्ट आर रिलीजियस एंड हेरिटेज टूरिस्ट। अब आप देखिए, जिससे भी पूछेंगे, मेन फोकल पॉइंट जो है बनारस आने का उनका होता है काशी विश्वनाथ मंदिर में भगवान विश्वनाथ का दर्शन करना। बाकी सब जो है इसके साथ जुड़े हुए हैं। एक प्रोजेक्ट जो गवर्नमेंट ने लिया है काशी विश्वनाथ धाम का, जो इतनी छोटी छोटी गली में जा कर के पहले दर्शन करने के लिए लोग शहर से, जो हिंदुस्तान के कोने कोने से आते थे, उनको बहुत तकलीफ होते थे। आज ही पूरा नदी से जो है आपका गंगा नदी से आप एक द्वार बन गया है। ये बहुत, जो लोग सोच रहे थे इम्पॉसिबल है, उसको पॉसिबल करके दिखाया है। तो जमीन से 200 फीट ऊपर हम आपको दिखा रहे हैं कि कितनी बदली है काशी। और हमारे साथ चीफ जनरल मैनेजर हैं स्मार्ट सिटी के डी वासुदेवन जी। वासुदेवन जी, बनारस जो है पहले जाम के लिए बड़ा जाना जाता था, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगता था, कितना बड़ा बदलाव देखते हैं? अब आप देखिए, बनारस का जो इनकमिंग ट्रैफिक 3 गुना बढ़ गया है। पहले जो 50,000 लोग काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए टूरिस्ट के दौरा आते थे, आज ये 1 लाख से 1.5 लाख हो गया। फिर भी हम सिटी को मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी अर्बन मोबिलिटी पे इस गवर्नमेंट ने बहुत काम किया है। और सड़कें तो अब चौड़ा नहीं हो सकता है, बिकॉज दिस हैज़ वेरी ओल्ड एज ओल्ड सिटी, बट जितनी टेक्नोलॉजी के यूज़ करते हुए, सिग्नल्स, इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, पार्किंग सिस्टम, सब करते हुए हमने काफ़ी इसको हल किया है। आज ये काशी इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्मार्ट सिटी की माध्यम से इंस्टॉलेशन हुए हैं, कमीशनड है। उसके द्वारा जो है पुलिस जो है वहाँ बैठे हुए पूरा ट्रैफिक को, नॉट ओनली ट्रैफिक मैनेजमेंट तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द सिटीजन्स मैनेज कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण सही है। तो आसमान से काशी का रंग लगे और भी लाल। और अपने सहयोगी विकास सिंह से जानते हैं कि क्या है वंदे भारत का हाल। ट्रेन के जरिए जाएंगे वाराणसी और लोगों से जानेंगे बीते 9 वर्षों में किस तरीके से बदली है भारतीय रेल की तस्वीर। ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन जिसमें उच्च कोटि की यात्रियों के लिए व्यवस्था की गई है और निश्चित रूप से इसकी स्पीड ये दर्शाती है कि भारत की गति, भारत की विकास की गति क्या कुछ कहती है। भारत की विकास की गति, भारतीय रेलवे में क्या कुछ बदलाव हुए हैं इन 9 वर्षों में, चाहे तमाम सारी चीज़ों को लेकर, स्वच्छता को लेकर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हो और सबसे बड़ी बात यात्री की सुविधा को लेकर। उच्च कोट की सुविधाओं वाली यह ट्रेन
यात्रियों को बहुत ही कम समय में उनकी दूरी तय करती है। और यहाँ पर जो यात्री सफ़र करते हैं क्या कुछ महसूस करते हैं, कैसे उनको समय उनका बचता है, किस तरीके से उनको यहाँ पर सुविधाएं दी जाती हैं। हमारे साथ इस सेमी हाई स्पीड ट्रेन में जो यात्री सफ़र कर रहे हैं उनसे जान रहे हैं क्या कुछ महसूस कर रहे हैं, कैसा लग रहा है इस ट्रेन पे आपको। काफ़ी अच्छा फील होता है। हम लोग तो बनारस से कानपुर अक्सर ट्रैवल करते रहते थे। वंदे भारत आने से पहले हम लोग अपने प्राइवेट व्हीकल से ट्रैवल करते थे, लेकिन वंदे भारत आने के बाद हम लोग को फर्स्ट प्रेफरेंस यही रहता है कि पहले इसमें सीट मिल जाए, अदर दूसरी कोई ऑप्शन रहते नहीं है। तो वंदे भारत इज़ ए गुड ट्रेन फॉर इंडिया एंड वी ऑब्वियसली टू प्राउड ऑफ इट। रेलवे की सुविधाओं की अगर हम बात करते हैं, हम देख रहे हैं आप वाराणसी जा रहे हैं, वहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं। 14 के बाद में रेलवे में बुनियादी चीज़ों पे जो चेंज किए गए हैं, खासतौर से प्रधानमंत्री जी स्वच्छता की जब बात करते हैं, हाँ हम देखते हैं रेलवे स्टेशन हो या ट्रेन हो, आप क्या कुछ महसूस करते हैं आप? नहीं, ये काफ़ी चेंजेस हुए हैं मोदी जी के आने के बाद। जो साफ़ सफाई आप देख सकते हैं, कोचेस में हमारे साफ़ सफाई रेगुलर हो रहे हैं, स्टेशन भी साफ़ सुथरे रहते हैं, पेयजल सुविधा सारी चीज़ पहले से बेटर हुई है, शौचालय वगैरह भी काफ़ी नीट एंड क्लीन रहते हैं। अगर आप उसके बाद भी आपको कोई दिक्कत समझ में आती है, आप ट्रेन कोच या अटेंडेंट से आपके करने पे आपकी सुनवाई तुरंत हो रही है। ये काफ़ी चेंजेस देखने को हमको मिले हैं भारतीय रेल में। बड़ी बात आपने बोली है कि खासतौर से जो रेलवे का स्टाफ है उसके व्यवहार, उसके बिहेवियर में भी चेंज होने की बात कर रहे हैं। आप कैसा लग रहा है ट्रेन में? मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मेरा टाइम बहुत बचता है। पहले मुझे बनारस जाने में 6-7 घंटे तो लग ही जाते थे, अब 3-3.5 घंटे में तो पहुंच जाती हूँ आराम से। सफाई तो बहुत ही है स्टेशनों पे, खास करके पहले स्टेशन के नीचे चलने में बहुत थोड़ी दिक्कत होती थी, अब तो काफ़ी साफ़ सुथरा रहता है, तो अच्छा है। सबसे चीज़ें टॉयलेट वो काफ़ी क्लीन है, तो उसके लिए अच्छा है। खास करके बच्चे को लेके चलना तो बहुत ही अच्छा है, तो मेरे लिए बहुत ही सुविधाजनक है। सही है, बिल्कुल। सबसे बड़ी बात होती है यात्री सुविधा, और यात्री सुविधा बहुत ज़रूरी है। आमतौर पे देश के लोग ये चाहते हैं कि उनको अपनी यात्रा के दौरान कोई असुविधा का सामना न करना पड़े। वंदे भारत ट्रेन में आपको कैसा लगता है सफ़र करने में? नहीं सर, हमारी तो ऑलवेज प्रेफर रहती है कि जब भी हमको मौका मिले तो हम इसी में जाएं, तो ये फर्स्ट प्रेफरेंस रहती है विद इन द रूट। और ऑफ कोर्स इसकी जो जर्नी टाइम सबसे कम जो टाइम लगता है, दैट इज़ ऑलवेज गुड इन दिस ट्रेन, तो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट पार्ट है। और हम तो उम्मीद करते हैं कि अभी तो हम बैठ के यात्रा कर रहे हैं, बट फ्यूचर में ऐसा हो, जल्दी हो, कि हमें लेट के भी वंदे भारत का अनुभव हो सके। आप यात्रा कर रहे हैं, यात्रा में आपको क्या कुछ महसूस होता है? नहीं, काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है हमारे को। जो पहले फैसिलिटी मिलती थी उससे ज़्यादा फैसिलिटी है इसके अंदर में, और स्पेस वगैरह जो इसकी टाइमिंग वगैरह है ट्रेन की, काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात होती है यात्रा करने में समय बचने की। समय बहुत महत्वपूर्ण होता है, और उसमें कि आप किस तरीके से यात्रा कर रहे हैं, कोई कष्ट नहीं है यात्रा के दौरान। ऐसे में ये आपका समय बचाती है, और उससे आप क्या कुछ फ़र्क पड़ता है यात्रियों को? इस समय बचाने से बहुत फ़ायदा होता है। मैं बिजनेस के हिसाब से जा रहा हूँ, तो मैं शाम को भी वापसी आ सकता हूँ घर, या अपना जल्दी काम करके आ सकता हूँ, इसीलिए समय बहुत महत्वपूर्ण है इसके अंदर। हर एक पैसेंजर को सिर्फ कंफर्टेबल की नेसेसिटी होती है, और फूड भी अच्छा होना चाहिए। ट्रैवलिंग की वजह से कुछ सफ़रिंग नहीं होना चाहिए। इधर फूड अच्छा मिल रहा है, कंफर्टेबल है, बच्चे भी लाइक दे आर वेरी कंफर्टेबल इन दिस इम्यूनिटीज एंड ऑल, एंड इट्स अ time saving process too. We can reach our position, our destination, and we can do whatever we want to fulfill. And I'm so happy, like बहुत अच्छा है इधर, like travel करना और सब कुछ देखना. It's so nice. That's what I want. And in further also there'll be more developments in this, in sub railways, और इसकी भी ज़्यादा fast express भी आ सकती है. I wish that come true, and I wish to travel in that too. वंदे भारत ट्रेन सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। दुनिया में सिर्फ 8 देश में ही ये ट्रेन बनाई जाती हैं, तो हम भी उन 8 देशों में शामिल हो गए हैं दुनिया। हाँ, निश्चित रूप से ये हम लोगों के लिए प्राउड की बात है, और मुझे लगता है कि वर्तमान सरकार जो इस तरह का प्रोजेक्ट ले आ रही है, ये हम लोगों की विदेश नीति का भी एक अच्छा जो सुखद अनुभव है, तो विदेश नीति का भी एक परिणाम है। सारे लोग हमारे मित्र हैं, कोई भी हमारा दुश्मन नहीं है, और उनकी टेक्नोलॉजी हम, और मुझे ये लगता है कि शुरू से ही हम इस बात के पक्षधर रहे हैं कि हम सामान बाहर से ना ले आएँ, बल्कि तकनीक हम बाहर से लेके आएँ।
हमारा भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस ही है। हम लोग दिल्ली से बनारस जा रहे हैं, तो अभी तक तो बहुत अच्छी है सर्विसेज, और ब्रेकफास्ट भी बहुत अच्छा है, कंफर्टेबल भी है और स्पीड भी काफ़ी है, तो किसी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है, तो बहुत मज़ा आ रहा है। लगातार चीज़ें चेंज हो रही हैं, बदलाव हो रहे हैं, और इस ट्रेन में जो सुविधाएं मिल रही हैं, लोगों का समय बच रहा है, कैसा लगता है इस ट्रेन पर यात्रा करने? काफ़ी अच्छा लगता है, समय बच रहा है। 8 घंटे में हम दिल्ली से जो है बनारस पहुंच जा रहे हैं, जो पहले संभव नहीं था। और इस वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी जो है, इसमें सिटिंग चेयर है, एसी है, टॉयलेट्स भी काफ़ी अच्छे हो गए हैं, अब साफ़ सफाई काफ़ी अच्छी है, प्लस जो इनका जो कैटरिंग है काफ़ी अच्छा है। वो बहुत अच्छी ट्रेन है, और इस ट्रेन में आने के बाद हम लोग को बहुत अच्छा फील हुआ है। समय की बचत भी है, और बहुत कम फेयर भी, बहुत ज़्यादा फेयर नहीं, जिस हिसाब से इसकी सुविधाएँ हैं। साफ़ सफाई वगैरह बहुत अच्छी, गुड इसका, संतुष्ट हैं इससे हम लोग। हम ये भी बात कर रहे हैं साथ साथ कि 9 सालों में कितनी भारतीय रेल बदली है। पहले भी सफ़र करते रहे होंगे, बचपन से सफ़र करते हैं सभी लोग, तो अब के रेलवे स्टेशन की बात करें हम, तब के रेलवे स्टेशन की बात करें, अब की ट्रेन की बात करें, जब भारतीय रेल में वंदे भारत ट्रेन और भारतीय रेल की तस्वीर बदल दी है, क्या बदलाव आपको देखे हैं? ट्रेन की नहीं, पूरे रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की तस्वीर बदली है। पहले जगह जगह पर मूंगफली के छिलके, मसाले के वो थूक, ये कभी पोछा लगते नहीं देखा था प्लेटफॉर्म पे, वो चीज़ें अब नज़र आती हैं, और पब्लिक भी जागरूक हुई उसकी वजह से। नहीं तो पहले आम आदमी जहाँ होता था वहाँ छिलके वगैरह, कोई डस्टबिन नहीं होता था, कुछ नहीं होता था। अब वो चीज़ प्लेटफॉर्म में दिखती है, ट्रेन में भी दिखती है। साफ़ सफाई सबसे बेस्ट हुई है। इन 9 सालों में कुछ बदला जाए ना बदला, पर साफ़ सफाई इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया हुआ काम। रेल की यात्राओं में किस तरीके का बदलाव है? मैं वैसे वंदे भारत में पहली बार आई हूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। भारतीय रेल का भी हम बात ही कर रहे थे माँ बेटी दोनों, कि भारतीय रेल में इतना बदलाव आ सकता है, ये तो हम सोच भी नहीं सकते थे, जो भी बदलाव आया भारतीय रेल में। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, कभी सोचा ही नहीं था इंडियन रेलवेज इतनी अच्छी तरीके से सक्सेस उस पर जाएगा। बहुत अच्छा काम किया है। वाराणसी में मैं रहती हूँ, पीएम की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। कभी भी मुझे इलाहाबाद जाना होता है या कहीं भी जाना होता है तो वंदे भारत से जाती हूँ। मैंने इसका नाम वंडर भारत रखा है ड्यू टू इस फैसिलिटीज़। एक तो इसकी फैसिलिटीज़, टाइमिंग, पंक्चुअलिटी, इसका ब्रेकफास्ट और लंच जो है, नाम ही मैंने इसका रखा है, इट इज़ वंडर भारत, नॉट वंदे भारत। वाराणसी है तो एक प्रश्न और आपसे है कि 9 वर्षों से मोदी जी वहीं से सांसद हैं और देश के प्रधानमंत्री हैं। 9 वर्षों की इस विकास यात्रा को आप कैसे देखती हैं? देखिए, 9 वर्षों की विकास यात्रा से पहले तो ये बताएंगे आपको कि हम बनारस में ही पैदा हुए, वहीं पढ़े BHU में, और वहीं जॉब भी करते एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। तो हमें लगता है कि 1972 से लेके अब तक में बनारस में कोई चेंज नहीं था। जब से मोदी जी वहाँ कॉन्स्टिट्यूएंसी हुई है 2014 से लेके, मुझे तो एक एक दिन का डेवलपमेंट याद है कि सड़कें कैसे चौड़ी हुई, ट्रैफिक कैसे अच्छा हुआ, पुल कैसे बना, बाबतपुर का एयरपोर्ट कैसे बना, बनारस का कंजेशन कैसे कम हुआ। मुझे लगता है कि 2014 से लेकर 2023 तक में जितना डेवलपमेंट हुआ उतना ना मेरी स्टूडेंट लाइफ में वाइल आई वाज स्टडीइंग इन BHU, और जब से मैं नौकरी कर रही हूँ उतना कभी डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि अगर उनको 2 टर्म और मिलेगा तो बनारस जो है किसी भी US के अच्छे सिटी से, या इवन जो दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव जैसा बनने में उसको देर नहीं लगेगी, बल्कि वो और ज़्यादा उसमें फैसिलिटीज़ है। इवन आपको बताया, हम लोग तो BHU के साइड में रहते हैं, तो पहले दिल्ली जाने के लिए हम लोग फ़्लाइट प्रेफर करते थे, पर जब से वंदे भारत चलने लगी है हम लोग भूल गए कि दिल्ली भी फ़्लाइट से जाया जा सकता है। मुझे लगता है कि जब भी अगर वंदे भारत में टिकट खाली है तो लेके दिल्ली चले जाओ। मैंने फ़्लाइट से ज़्यादा इसको ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। हमारी यात्रा पूरी हुई और हम आ पहुँचे हैं वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन, बिल्कुल निश्चित समय से कुछ मिनट पहले ही। जैसा हमारे यात्रियों ने बताया कि भारतीय रेल की तस्वीर बदल गई है। वंदे भारत ट्रेन में जो सुविधाएं मिल रही हैं बिल्कुल उच्च कोटि की हैं, और ये बता रही हैं हमारे नए भारत की इस तस्वीर को, किस तरीके से हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं, हमारे लिए समय की वैल्यू बढ़ रही है। अब चलते हैं आशुतोष के पास, जो बताएंगे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में विकास की तैयारी। ये एक्सप्रेसवे
एक्सप्रेसवे नए यूपी के निर्माण का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे यूपी की मजबूत होती अर्थव्यवस्था का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे यूपी में आधुनिक होती सुविधाओं का प्रतिबिंब है। माँ गंगा अपने उस पड़ाव पर है जहाँ से उत्तर प्रदेश का ये साथ छोड़ देगी और उसके बाद बिहार प्रदेश में चली जाएगी। गाजीपुर जिले में है। गाजीपुर जिले को भी दो भागों में गंगा बांटती है, लेकिन इन 9 सालों में जबकि सरकार का दावा है कि बहुत कुछ किया गया है, इन बहुत कुछ में क्या कुछ किया गया है, इस यात्रा को गंगा यात्रा के साथ हम शुरू करते हैं। बहुत बढ़िया है हमारा सरकार। हाँ, लाभ मिला? हाँ मिला है। 2.5 लाख रुपया घर बनाने के लिए गैस मिला है, हर चीज़ बना है, एक तरह बनवाए हैं, गैस और सब चीज़ मिला है। कि गाजीपुर का मतलब विकास बहुत पीछे हो गया था, लेकिन 14 के बाद जब से मोदी जी आए, उसमें 9 साल की बात मैं कर रही हूँ, तो मोदी जी आए उसके बाद यहाँ गाजीपुर में विकास की जो गंगा बही है वो मतलब बहुत ही अतुलनीय है, पीछे से कोई तुलना नहीं की जा सकती है। अब ये पटेल आयोग का एक बात आया है, तो हमारे परम आदरणीय सांसद जी रहे हैं विश्वनाथ सिंह गहमरी जी, मैं उनको पहले तो नमन करती हूँ कि आपने जो पूर्वांचल के लिए बीज बोया विकास का, वो मोदी जी के आने के बाद परिलक्षित हुआ। वाराणसी हम लोग जाते थे बच्चों को छोड़ने के लिए, पहुंचाने के लिए, अब यहीं से महानगरों कलकत्ता भी आप जा सकते हैं। और इतना ही नहीं, पूर्वांचल एक्सप्रेस बन गया, आप यहीं से मात्र 1.5-2 घंटे में आप यहाँ आप पहुँच सकते हैं, बनारस पहुँच सकते हैं। लखनऊ भी जो है 3.5 घंटा लगेगा, आप पहुँच सकते हैं। चाहे पूरब हो या पश्चिम, हजारों गांवों को नई सड़कों से जोड़ा गया है। हजारों किलोमीटर नई सड़कें बनाई गई हैं। अब आप सभी के सहयोग से, उत्तर प्रदेश सरकार की सक्रिय भागीदारी से यूपी के विकास का सपना अब साकार होता दिख रहा है। अगर देखा जाए तो पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक पलायन का रेट है। आबादी अधिक है, रोजगार के लिए लोग देश के अन्य भागों में जाते हैं, वहां कमाते हैं और अपना परिवार चलाते हैं। लेकिन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलप करने की सरकार की योजना है, जो इंडस्ट्रीज यहाँ पर लगाई जाएंगी, निश्चित रूप से यहाँ का पलायन भी रुकेगा और साथ में लोगों को रोजगार भी। आने वाले समय में इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के द्वारा इस जिले को वो स्थान प्राप्त होने की संभावना है जो आज तक इसको कभी प्राप्त नहीं हुआ था। इस क्षेत्र में बेरोजगारी की समस्या दूर होगी, जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, इस क्षेत्र के लोग विकास के पथ पर आगे बढ़ेंगे, ऐसी पूरी संभावना है। जी, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बन जाने से एक उम्मीद जगी है कि जो इस पार के गंगा इस पार के जो गांव हैं, जो सड़कें हैं, उसका कनेक्शन अगर इस पार से हो जाता है, गहमर से हो जाता है, तो हम सीधे जुड़ जाएंगे उस पार मऊ वगैरह से, और हमारे लिए ये विकास के लिए एक नया रास्ता एक खुलेगा। जैसे गंगा पुल पे, अभी गंगा पे पुल की बात हो रही है, उसको जोड़ के फिर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से इसे जोड़ा जाएगा, तो हमारे तमाम इधर बिहार के जो गांव हैं, शहर हैं, सासाराम होते हुए, चौसा होते हुए और पटना तक के लिए सीधे हम जुड़ जाएंगे, मऊ से लेके और इधर। निष्प्राण पड़ी इस गोमती के तट पर हम हैं, और इसलिए हैं कि यहाँ के गोमती तट पर रहने वाले लोगों को एक आशा की जरूरत थी, एक राह की जरूरत थी जहाँ से उनका विकास होता, जहाँ उनको जो है एक पथ ऐसा मिलता जो प्रगति का पथ होता, और वो प्रगति का पथ कहीं ना कहीं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को होकर के आया है। यहाँ के किसान जो तमाम मात्रा में सब्जियाँ पैदा करते हैं, दूध पैदा करते हैं, फलों का उत्पादन करते हैं, आखिर कहाँ ले जाएं? कौन सी बड़ी मंडी होगी? इन सब का समाधान लेकर के कहीं न कहीं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आया है। हमारे साथ 2 किसान मौजूद हैं। राजकुमार सिंह हैं जो बड़ी मात्रा पर जो सब्जियां भी पैदा करते हैं और दूध भी पैदा करते हैं, लेकिन इनको आज तक मंडी नहीं मिली थी, रास्ता नहीं था।
रास्ता मिला तो आपने किया क्या राजकुमार? हमारे यहाँ खीरे की खेती बहुत मात्रा में होती है इस क्षेत्र में। कद्दू और खीरे के लिए बहुत बड़ी मंडी लगती है। काकरकोला स्थान है यही गोमती नदी के बगल में, जहाँ पर कई ट्रक खीरा हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, गाजियाबाद की मंडियों को भेजा जाता है। अब एक्सप्रेस बन जाने के कारण कम समय में सारी सब्जियां वहां पहुंचेंगी और किसानों को काफ़ी लाभ मिलेगा। हमारे ये तराई का क्षेत्र जो गोमती नदी के किनारे इधर बसा हुआ है, इसमें मिलेट्स हमारे बुजुर्गों द्वारा काफ़ी समय से तैयार किया जा रहा है। हम लोग भी काफ़ी दशक से जुड़े हुए हैं, परंतु बीच में ये विलुप्त प्राय हो गया था। माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि मिलेट्स का ये 2023 वर्ष उन्होंने घोषित किया, जिस पे सारे विश्व को फोकस किया उन्होंने, और उसी के चलते हम लोग मिलेट्स पे जो है खेती पहले से ही कर रहे हैं। अब हमको विश्व में बाजार एक अच्छा उत्पादन और अपने उत्पाद को उत्पादित करके इस पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से माननीय मोदी जी ने, माननीय योगी जी ने जोड़ा। उस उत्पाद को हम दूर तक कम समय में पहुंचाने का प्रयास ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे करेगा। पूर्वांचल में विकास की राह आसान हो, लोग तेजी से समृद्धि पा सकें, उनकी न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी हो सकें, सारा कुछ जानने के लिए हमने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के बगल के उन गाँवों में जहाँ पर तमाम सरकार की योजनाएं पहुँची है जानने की कोशिश की। जैसे पहले अपने उत्तर प्रदेश हुआ, जैसे कि बहुत बेरोजगारी थे, लोग मुंबई दिल्ली कमाने के लिए जाते थे। बाकी अब ऐसा कुछ नहीं है। अब धीरे धीरे लोग अब गांव में, शहर में ही रह के कमा रहे हैं अपनी योजनाओं के लिए, अपने घर परिवारों के लिए। कंपनियां एक एक खुल रही है, अब किसी को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खेती करते हैं, सम्मान निधि भी मिलती है, शौचालय भी मिला है और गैस उज्ज्वला कनेक्शन भी मिला है, तो हम लोग को बहुत सुखी है सर। योगी की सरकार में महिलाओं के लिए जो योजनाएं मिली हैं उसका सशक्तिकरण महिलाओं का हो रहा है, बहुत लाभ हुआ है। और जो रोड वगैरह बने हैं इनकी सरकार में, इससे जो है बहुत सुविधा बढ़ी है। शिक्षा के मामले में भी बहुत ज़्यादा है, बच्चियां तो अब आराम से शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, पहले से कहीं ज़्यादा विकास हुआ है। जिस समय हम लोगों ने पढ़ाई शुरू की तो उस हिसाब से बहुत अच्छा हो गया है। और महिला होने के नाते मैं ये बोलना चाहूँगी कि उज्ज्वला योजना और आवासीय योजना, लैट्रिन बाथरूम की योजना दी गई, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। बीते कई सालों से राजनीति में अगर हम कहें तो आजमगढ़ सियासत की एक नई केमिस्ट्री बना रहा था, लेकिन इस केमिस्ट्री में कोई उफान नहीं था, कोई रिएक्शन नहीं था। यही कारण था कि आजमगढ़ समय पर आया, देर से आया, लेकिन कहीं न कहीं उसका दिमाग जो है वो विकास की ओर गया। जब पूर्वांचल एक्सप्रेस वे आजमगढ़ की ओर से गुजरता है, जहां आजमगढ़ से लेकर के गाजीपुर तक कहीं न कहीं बहुत ही उर्वरा भूमि है, उसकी तमाम अपार संभावनाएं हैं। उन संभावनाओं को अपने को पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के साथ जोड़ता है तो निश्चित रूप में उसमें उत्साह दिखाई देता है। कि रास्ते न होने की वजह से यहाँ के लोग काफ़ी परेशान हुआ करते थे। जैसे हमको लखनऊ जाना है, दिल्ली जाना है, बनारस जाना है, तो अच्छे रोड के अभाव में हम किसी काम को अच्छे ढंग से या सही प्रकार से नहीं कर पाते थे। लेकिन जब से ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ से होते हुए, आजमगढ़ से होते हुए बलिया तक पहुंचा है, तब से यहाँ के जनता को ये लगता है कि मानो हमको दिल्ली का एम्स हो या लखनऊ का पीजीआई हो या बनारस का बीएचयू हो, बहुत ही नज़दीक हमारे पास है। क्योंकि हमको जो समय लगता था आने जाने में, लखनऊ जाने में, आजमगढ़ से मैं बात कर रहा हूँ, लखनऊ जाने में हमको मिनिमम जो है 5 से 6 घंटा लगता था। अब वही दूरी जो है मात्र 2.5 से 3 घंटा में है, बहुत आसानी से पूरा कर ले रहे हैं। अगर कहें तो पूरा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे गंगा और यमुना के उस दोआब के बीच में है, साथ में घाघरा भी दिखाई देती हैं। अनेक नदियों का सम्मिलन है, लेकिन साफ तौर पर अगर एक लाइन में कहना चाहें तो ये ऐसी उर्वर भूमि है जहाँ पर सब कुछ होता है, लेकिन होता नहीं था तो किसानों के पास पैसा। अब किसान सम्मान निधि है और उसके साथ ही उनको अपने तमाम सारे उत्पाद ऐसे माध्यम हैं, चाहे वो रेल के हों चाहे सड़क के हों, जो राजधानी लखनऊ से लेकर दिल्ली तक पहुँचाने में बहुत आसानी से प्रयुक्त हो रहे हैं। किसानों को वाजिब मूल्य मिलेगा, उनमें समृद्धि आएगी, तो ये सड़क जरूर कामयाब होगी। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से बदलती दिख रही है तस्वीर। अब सीधे चलते हैं अपने सहयोगी संतोष के पास, जो आकाश में बने स्टूडियो से दिखा रहे हैं काशी का कायाकल्प।
तो आसमान की ऊंचाइयों से हम दिखा रहे हैं कि कैसी है काशी, कितनी बदली है काशी और क्या कहती है काशी। हमारे साथ संतोष दास जी हैं, सतुआ बाबा को कहा जाता है, जाने माने धर्माचार्य हैं। सतुआ बाबा, सबसे पहला सवाल, धार्मिक नगरी है, सांस्कृतिक नगरी, क्या यही धर्म इस शहर को आगे बढ़ा रहा है? काशी हमेशा से आध्यात्म और सनातन की नगरी रही है। धर्म यहाँ से बोला जाता है, धर्म यहाँ से विचार किया जाता है और धर्म यहाँ से जिया जाता है। आज 9 वर्ष के कार्यकाल में काशी को जो आध्यात्म नगरी तो विश्व की धरोहर थी, लेकिन जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ से संसदीय क्षेत्र को अपना क्षेत्र बनाया और देश की बागडोर संभाली, मुझे लगता है कि काशी नहीं पूरा विश्व एक आध्यात्म की जगह बढ़ा है और विकास की तरफ बढ़ा है। काशी में हर जगह हर कोने कोने का विकास हुआ है और केवल एक समुदाय का नहीं, हर समुदाय के लोगों का यहाँ विकास हुआ है। वो अपने आप को सुख और चैन की नींद। देखिए, जब से देश की बागडोर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने संभाली है, निश्चित ही हर क्षेत्र में अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। आज आध्यात्म को देखा जाए तो काशी नहीं, हर तीर्थों में एक युवा पीढ़ी को भी आध्यात्म के प्रति उतना भाव बना है जितना एक देश और विदेश जाने के लिए उत्साहित रहते थे। आज विश्वनाथ मंदिर में आप देखिए युवाओं की एक बड़ी कतार से जैन दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। केदारनाथ में आप देखिए कि वहाँ जगह नहीं मिल रही है। ऐसे छोटे से बड़े तीर्थों में सभी जगह एक आध्यात्म की जो विकास की धारा वही है, उसमें निश्चित ही अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। केवल अर्थव्यवस्था आध्यात्म से नहीं मिली है, आध्यात्म के साथ साथ आप देखिए बनारस में जो बुनकर समाज एकदम गरीब तबके के लोगों से भूख के लिए लालायत थे, आज उनकी साड़ियों की इतनी रोजगार बढ़ी है कि बुनकर समाज अपने आप को एक प्रसन्नता के साथ जीवन यापन कर रहा है। ये मोदी जी ने धर्म के साथ साथ नहीं, पूरे भारत के आध्यात्म को एक माला में पिरोकर पूरे भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। 200 फीट ऊपर हम आपको दिखा रहे हैं कि कितनी बदली है काशी और हमारे साथ चीफ जनरल मैनेजर हैं स्मार्ट सिटी के डी वासुदेवन जी। वासुदेवन जी, बनारस जो है पहले जाम के लिए बड़ा जाना जाता था, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगता था, कितना बड़ा बदलाव देखते हैं? अब आप देखिए बनारस का जो इनकमिंग ट्रैफिक 3 गुना बढ़ गया है। पहले जो 50,000 लोग काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए टूरिस्ट के दौरा आते थे, आज ये 1 लाख से 1.5 लाख हो गया। फिर भी हम सिटी को मैनेज कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी अर्बन मोबिलिटी पे इस गवर्नमेंट ने बहुत काम किया है। और सड़क के तो अब चौड़ा नहीं हो सकता है बिकॉज दिस हैज़ वेरी ओल्ड सिटी, बट जितनी टेक्नोलॉजी के यूज़ करते हुए सिग्नल्स, इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, पार्किंग सिस्टम सब करते हुए हमने काफ़ी इसको हल किया है। आज ये काशी इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्मार्ट सिटी की माध्यम से इंस्टॉलेशन हुए हैं, कमीशनड है। उसके द्वारा जो है पुलिस जो है वहाँ बैठे हुए पूरा ट्रैफिक को नॉट ओनली ट्रैफिक मैनेजमेंट टू सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द सिटीजन्स मैनेज कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण से ही हो रहा है। हम जमीन से सैकड़ों फीट ऊपर बने इस स्टूडियो में लगातार आपको दिखा रहे हैं दिव्य काशी, भव्य काशी, कितनी बदली है काशी और क्या कुछ अब कह रही है काशी। और लगातार अपने मेहमानों के माध्यम से हम बता भी रहे हैं कि काशी आखिर कैसे बदल रही है, हर दिन हर रात कैसे बदलती जा रही है और इसीलिए लगातार काशी जो है विकास की यात्रा में आगे बढ़ती जा रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये नगरी जो हमारी है ये तो ताना बाना से ही बना हुआ है ना। अगर हिंदू ताना है तो मुस्लिम बाना है उसका, और ये दोनों मिलके जो है कोई चीज़ क्रिएट होती है, बनती है। हमें तो इस बात पर फख्र है कि हमने बहुत से शहरों का दौरा किया है, लेकिन काशी जो है वो अपने आप में अद्भुत है। और यहाँ के रहने वाले लोग जो जिस तरीके से चोली दामन का साथ बना कर रह रहे हैं, ये अपने आप में एक मिसाल है इसकी। और हम समझते हैं कि जितना धार्मिक नगरी है उससे ज़्यादा लोग, ये समझदार लोग यहाँ के हैं कि धर्म का भी पालन कर रहे हैं और सामाजिकता का भी पालन कर रहे हैं। साथ मिलजुल के बैठने का भी उनका अनुभव अच्छा है। तो जन, विजन और सृजन की दिख रही है झलक और आपको लिए चलते हैं मिर्जापुर, जहां पर रोपवे दौड़ रही है बेधड़क। कहते हैं कि 9 का अंक पूर्णता का अंक है, सनातन में यही माना जाता है। मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे हुए हैं तो कई चीज़ें भी पूरी हो गई हैं। आज हम मिर्ज़ापुर के रोपवे में यात्रा कर रहे हैं। ये शायद कल्पना नहीं थी कभी किसी ने की होगी। ऐसा तो कभी कल्पना नहीं की गई, पर जो कहा जाता है कि अब अगर देखा जाए तो मिर्ज़ापुर को अगर कोई जानता था तो केवल विंध्यवासिनी देवी के नाम से जानता था। अगर बाहर आदमी जाता था तो ये बोलता था कि भाई मैं मिर्ज़ापुर से हूँ, तो बोलते हैं कि मिर्ज़ापुर कहाँ है। पर अब क्या है
कि अब धीरे धीरे जो है कि मिर्ज़ापुर को लोग जानने लगे हैं। जो आय का स्रोत है विंध्याचल का, वो माँ विंध्यवासिनी ही थी और उन्हीं को लेकर के आते थे और वहीं से चले जाते थे। लेकिन रोपवे बनने के बाद जो पर्यटक दूर दूर से आते हैं, यहाँ पर भी आते, तो बीच में जितने भी दुकानदार हैं और बीच में जितने व्यवसाय वाले हैं, उन लोगों को, सारे लोगों को फ़ायदा हो रहा है। और वो लोग एक जो आते थे माँ का दर्शन करके चले जाते थे, लेकिन अब क्या है कि वो लोग आते हैं और कुछ दिन रुक करके कई चीज़ों का आनंद ले करके जाते हैं। दर्शन के साथ साथ एंजॉय भी करते हैं, मनोरंजन के साथ भी पूरे परिवार के साथ। देखिए, आदिशक्ति माँ विंध्यवासिनी के दरबार में त्रिकोण का बहुत ही महत्व है। आप कहीं भी जाएंगे, हर स्थान का अपना एक महत्व होता है। काशी में आप जाएंगे तो वहाँ घाटों का महत्व है। वैसे आदिशक्ति माँ विंध्यवासिनी के दरबार में त्रिकोण का बहुत ही महत्व है। यहाँ पे भक्तजन श्रद्धालु आते हैं और एक ही दिन में माँ के 3 स्वरूपों का, माँ विंध्यवासिनी को महालक्ष्मी के रूप में और महाकाली का और माता सरस्वती जी का एक ही दिन में दर्शन करके और त्रिकोण का फल प्राप्त करते हैं। श्रद्धालु इस तरीके से दर्शन करके और लाभान्वित होते हैं। और जो यहाँ पर्यटन आते हैं, कुछ यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्यता को देखते हैं और कुछ लोग घूमने और रूपवे का आनंद लेने के लिए भी यहाँ पर आते हैं। इससे क्या है कि यहाँ पे रोपवे चालू होने से यहाँ के जो लोकल व्यक्ति हैं, लोकल दुकानदार हैं, वो बहुत खुश हैं। जो उनकी दिन भर की इनकम 100 रुपया था, आज वो बढ़ करके जो है कि कम से कम जो है कि 200-300 है। आने वाले समय में वो और डेवलपमेंट में हो जाएंगे। तो रोपवे के निर्माण से यहाँ के लोकल व्यक्ति और पर्यटन सब यहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि जब तक पर्यटन नहीं आएगा तब तक दुकानदार करेगा क्या। नहीं, ऐसा कोई पहले तो नहीं था, लेकिन अब बदलते समय में मिल गया हम लोग को ऐसा मौका बैठने का, और ये विंध्य पर्वत पे ऐसा अवसर मिला है जिससे हम लोग को बहुत मज़ा आ रहा है। एंजॉय करने में भी मज़ा आता है। किसको जाता है श्रेय? ये श्रेय यहाँ की सरकार को जाता है। जो वर्तमान में सरकार है, उन्हीं के द्वारा ये सुविधा मिली है जनता को, और सब श्रेय उन्हीं को जाता है। तो आदित्यनाथ योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो यूपी में इतना विकास कार्य कर रहे हैं। तो आजमगढ़ से आए हैं, तो घूमने के लिए आए थे, तो हम लोग कभी सोचा नहीं था कि यहाँ घूमेंगे। तो एक घूम के बच्चों की जीत थी, तो इसके वजह से हम लोग भी घूम लिए, तो काफ़ी अच्छा लगा। क्या लगा, कैसा लगा? पहले भी कभी आप यहाँ आई? हाँ, पहले भी आए हम लोग। पहले और अब में पर रोपवे में अभी आए हैं, और जो भी बन रहा है वो बहुत अच्छा बन रहा है। पहले और अब में क्या बदला है? बहुत कुछ बदला है। कितनी सफाई हो गई है, चौड़ी सड़कें हो गई हैं, और क्या चाहिए। योगी जी की वजह से एवरीथिंग इज पॉसिबल। जो रोपवे बना है अष्टभुजा पहाड़ी पे, उसको और जो विंध्य कॉरिडोर बन रहा है, उन दोनों को वो देखने के लिए दूर दूर से दर्शनार्थी आ रहे हैं। तो इसका सबसे बड़ा असर ये पड़ रहा है कि जो दर्शनार्थी आते हैं विंध्याचल में और अष्टभुजा में, उनके मन में ये होता है कि इस पूरे जगह को देखें कि क्या विकास हुआ है, जिससे ये अपने शहर में भी आते हैं मिर्ज़ापुर में। और तमाम चीज़ें जो इनको देखने को यहाँ मिलती हैं, जैसे कालीन, पीतल बर्तन, ये चीज़ें यहीं पर मैन्युफैक्चरड होती हैं, जिनका इन लोगों पर बहुत अच्छा असर पड़ता है जो दर्शनार्थी हमारे आते हैं। तो और ये लोग यहाँ से ख़रीद के ले जाते हैं अपनों के लिए, अपने रिलेशन के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए। तो ये एक बहुत अच्छा सराहनीय पहल है सरकार के द्वारा। निर्माण सुंदर हो, समयबद्धता के साथ हो, ये सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है। अगली नवरात्रि से पहले ये विंध्य कॉरिडोर का जो हिस्सा है बनकर तैयार हो जाए, इसके लिए हमारे साथ कई मजदूर हैं जो यहाँ लगातार काम कर रहे हैं। क्या लगता है कि काम तो मजदूरी का बहुत जगह क्यों, लेकिन मंदिर में काम करना अलग होता है? हाँ, मंदिर में काम करने के लिए अलग होता है, क्योंकि मंदिर में सार्वजनिक देखने को सार्वजनिक प्यार व्यवहार का भी सब मिलता है। काम करने में भी अच्छा मज़ा आता है, और काम करने का प्रेसिंग यानी साफ़ सफाई से प्रेसिंग से काम किया जाता है। इसका मंदिर का लोकतंत्र के हिसाब से सारा है, जो हिसाब से सबका साफ सफाई से, उससे और व्यवहार से दर्शन करने का भी मौका मिल जाता है। यात्रियों से प्यार व्यवहार का सबका मौका मिलता है। मंदिर में काम के इसलिए अलग है कि मंदिर को मतलब धर्म का काम है, और मतलब सुरक्षित से काम हो जाता है। मंदिर के दर्शन भी हो जाते हैं, प्यार प्रेम से काम हो जाता है। कि जो लोग काम करने वाले हैं उनको लगता है कि ये धार्मिक काम है, तो एक आस्था से जुड़ा हुआ है। दूसरा, सुबह दर्शन करते हैं माई के और काम करते हैं, तो अपना जो रोजी रोजगार है, जो घर का पारिवारिक पोषण है, वो इस मंदिर से चल रहा है, और मंदिर के दर्शन भी करें तो अध्यात्म के साथ काम दोनों एक साथ चल रहा है।
कहते हैं विंध्य क्षेत्रे समम क्षेत्रे नास्ति ब्रह्मांड गोलोके, पूरे गोलोक में ऐसा ऊर्जावान स्थान अन्यत्र कहीं नहीं है जो अल्प समय में सिद्धियों को दे देवे। तो इतनी बड़ी आध्यात्मिक आपको समृद्धि से भरा हुआ स्थान लेकिन उपेक्षित था। लेकिन मैं मानता हूँ इसलिए अपने जो है यशस्वी प्रधानमंत्री जी को इसका बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस पर विशेष ध्यान दिया और इससे भी जो है विश्व के मानस पटल पर लाने का जो कार्य किया है, इसके लिए जितना साधुवाद दिया जाए कम है। और इसी तरह वो जो है आपको कई तीर्थों का विकास कर रहे हैं, तो ये सनातन धर्म को समृद्धशाली बनाने की ओर एक अच्छा कदम है। और भगवती इनके 9 वर्ष पूर्ण की है, भगवती इनके और वर्ष पूर्ण करती रहे, भगवती से यह पूर्णता कराती रहे और हमारे सपनों को साकार कराती रहे, यही भगवती से प्रार्थना है। माँ विंध्यवासिनी के दरबार में श्रद्धालु पहले भी आते थे और अब भी आते हैं। क्योंकि माँ की महिमा है, उनकी कृपा पाने के लिए देश दुनिया से लोग खींचे चले आते हैं। लेकिन पहले और अब में बड़ा बदलाव आ गया है। अब जब इस दरबार में आप आएंगे तो आपको लगेगा कि पूरा मंदिर बदल गया है। 330 करोड़ का ये प्रोजेक्ट जब अपनी भव्यता और पूर्णता को प्राप्त करेगा तो ये देखने लायक होगा और माँ की कृपा प्राप्त करने लायक स्थान भी होगा। मिर्जापुर और माँ विंध्यवासिनी धाम की विकास यात्रा जारी रहेगी। आइए चलते हैं संतोष चौधरी के पास कि काशी के आसमान में क्या हो रहा है। से हम आपको आसमान से दिखा रहे हैं ये बदलती हुई काशी जो है लगातार विकास की गाथा करे। हमारे साथ हाजी इश्तियाक अहमद साहब जो है लगातार बने हुए। क्या कहा जा सकता है कि पिछले कुछ देखा जाए तो धर्म और जो सियासत है ये जब एक साथ होते हैं तो कहीं ना कहीं कई चीज़ें उभर के आती है। क्या आपको लगता है कि धर्म एक अपनी एक अलग चीज़ है और सियासत अपनी एक अलग चीज़ है? बिल्कुल, इसमें दो राय नहीं है। देखिए, धर्म को सियासत जब मिलाया जाएगा तो थोड़ी परेशानियां पैदा होती हैं। धर्म एक अलग चीज़ है। असल में धर्म जो है वो सही तरीके से मुझे सियासत करना सिखाती भी है, ये सच्चाई है। लेकिन अगर हम धर्म और सियासत को घालमेल कर देंगे तो वो बात अच्छी नहीं होगी। धर्म अपनी जगह पर, हमको लगता है कि धर्म को लेकर कभी आपस में तनाव नहीं हुआ। जब सियासी लोगों ने उसमें तनाव पैदा करने की कोशिश की है तो ये तनाव बढ़ा है। हम अपील भी यही करते हैं लोगों से कि आप धर्म को सियासत से न जोड़ें। धर्म एक अलग चीज़ है और सियासत एक अलग चीज़ है। धर्म एक अलग चीज़ है और सियासत एक अलग चीज़ है। लेकिन बदलाव की अगर बात करें, विकास की बात करें तो आप देख सकते हैं, आसमान से अपनी काशी को देख सकते हैं कि किस तरीके से काशी हर एक घाट अपने आप में इतिहास छुपाए हुए है, समय को समेटे हुए सभ्यताओं की नगरी कहा जाता है कि सभ्यता। तो अपराध पर हो रहे लगातार प्रहार से उत्तर प्रदेश में निवेश बढ़ा है और जब निवेश बढ़ा है तो इससे उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है, विकास के रास्ते प्रशस्त हुए। हमारे साथ संतोष दास और सतुआ महाराज जी हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि जिस तरीके से योगी सरकार ने अपराध पर अंकुश लगाया है, क्या ये मानते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर है, जो छवि है, जो इमेज है वो बदली है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी विवाद के आदमी नहीं है, वो संवाद के आदमी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले भारत को अपराध मुक्त करने का बीड़ा उठाया। जब हमारा भारत अपराध मुक्त होगा तो निश्चित ही विदेश के जो बड़े बड़े व्यवसायी लोग हैं वो निश्चित ही भारत में अपनी अर्थव्यवस्था को कायम करेंगे और उन्नति के साथ इस देश को विकास की तरह ले जाएंगे। आज हमारे हजारों लाखों की संख्या में विदेशों में हमारे भारत के लोग रहते हैं और बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो भारत में भी बिजनेस करना चाहते हैं। लेकिन एक अपराध की जो चैन खड़ी हुई थी उसको मोदी जी ने तोड़ा। आप देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी जी के आने से एक अपराध की जो श्रृंखलाबद्ध एक माला की उसमें था, आज योगी जी ने अपराध के लोगों को सजा देते हुए उनको अपराध से भय मुक्त करते उत्तर प्रदेश को सजाया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 9 वर्ष के कार्यकाल में उनका दिन भी कम पड़ सकता है, इतना कार्य किया है। आज आध्यात्म और सनातन दोनों को ये पूरा भारत जीता है और विश्व उसको प्रणाम करता है। काशी के विकास की गवाही सिर्फ विश्वनाथ कॉरिडोर की बात करें या फिर अच्छी सड़कों की बात करें या सुंदर शहर की बात करें, यही नहीं दे रहा है, बल्कि जो बुनकर के जीवन स्तर में सुधार आया है, जो उनके जीवन में बड़ा बदलाव आया है, ये भी विकास की गवाही दे रहा है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनेक योजनाओं के माध्यम से जो बुनकर हैं उनको लाभ पहुंचाया है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हाजी इश्तियाक अहमद साहब। सर देखिए,
सब जगह बदलाव देखना तो ज़रा मुश्किल नज़र आता है, लेकिन ये सच्चाई है कि बदलाव अगर आ रहा है तो सब जगह कुछ ना कुछ तो उसकी बदलाव की लहर और उसकी बातें पहुंच रही हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन मैं बड़ी ईमानदारी से बात कहना चाहता हूं कि बुनकरों के अंदर जो बदलाव आना चाहिए था वो उतना आ नहीं पाया है। और इसमें हमको लगता है कि अगर कहीं से सरकार और प्रशासन का अगर कोई मामला बनता है तो उसमें बुनकर भी थोड़ा जिम्मेदार है। ये दरअसल मिल बैठ के सोचने की ज़रूरत है। हम आशान्वित इसलिए ज़रूर हैं कि जो काम अब तक हुए हैं वो अच्छे हुए हैं, लगता है कि आगे भी इसी तरह से काम होते रहेंगे। तो आसमान से काशी को निहारा, पर क्रूज से तरक्की का कैसा है नज़ारा, हम देखते हैं हमारे संवाददाता हरकेश बहादुर सिंह गौतम के साथ। राज्य या राष्ट्र, उसके तरक्की का जो रास्ता है वो मजबूत और सुगम होना चाहिए। और इसका जो रास्ता है वो वायु मार्ग भी हो सकता है, सड़क मार्ग भी हो सकता है, लेकिन जो काशी में हम दिखाना चाहते हैं वह है जल मार्ग। यहाँ के सांसद और देश के प्रधानमंत्री ने जो इस क्रूज को यहाँ पर लाया है, वो लोग यहाँ पर आते हैं पर्यटन के रूप में, गंगा का दर्शन करने, काशी विश्वनाथ धाम को देखने, और जो मार्ग है विकास का उसको यह आगे ले जा रहा है। साथ ही यहाँ के सांसद और देश के प्रधानमंत्री ने विकास का एक जो मार्ग चुना है काशी में, वह है जल मार्ग। और जो मालवाहक यान हैं उनके लिए भी एक पोर्ट की व्यवस्था की गई है जो काशी में ही है। और यह जलयान पोर्ट से माल यहाँ से लेकर एशिया के दूसरे देशों में ले जाते हैं और वहाँ की जो चीज़ें हैं वो यहाँ से जल मार्ग से लेकर यहाँ पहुँचाते हैं। यही है विकास का जल मार्ग जो हम आपको काशी में दिखाएंगे। सबसे खूबसूरत बात, मोबाइल का ज़माना है। लाइव लोग जुड़ रहे हैं अपने परिवार के लोगों से, दिखा रहे हैं कि क्रूज़ पर किस तरह का माहौल है, क्या क्या वो देख पा रहे हैं। एक पर्यटक हैं, आई हुई हैं बाहर से। आप कहाँ से आए हो, क्या नाम है आपका? हरियाणा से आए हैं। माय नेम इज़ श्रुति। श्रुति, ये जो आप लोग क्रूज़ पर आए, इसके बारे में आप लोगों को कैसे पता चला और कैसे आप लोग यहाँ तक आए? इसके बारे में मुझे मेरे ट्रैवल एजेंट ने बताया था कि ये क्रूज़ की बुकिंग होती है ऑनलाइन, एंड ये आपको 80 घाट पर लेकर जाएगा और उसके दर्शन कराने के बाद आपको जो हमारी लाइव पूजा होती है, जो आरती होती है शाम को घाट के पास, वो दिखाएंगे। तो इसके हम गंगा आरती जी। ये आप कितने लोगों के साथ आई हैं और क्या क्या अभी तक देख लिया? हम लोग 6 पीपल आए हैं, मेरे पेरेंट्स, मेरी सिस्टर, मेरे 2 बच्चे। और आज ही हम लोग आए हैं मतलब ट्रेन से, वंदे भारत, और जो मोदी जी ने स्टार्ट किया, एंड हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा उसमें। बहुत लग्जरी हमारे और बहुत कोऑपरेटिव जो भी हमारा स्टाफ था उस ट्रेन के अंदर। और इंडिया में ये सब देखकर बहुत अच्छा लगता है कि बहुत तरक्की कर रहा है। ये काशी में हो आप और इस क्रूज़ पर, ये भी मोदी जी की ही देन है, यहाँ के सांसद हैं वो, इस पर क्या कहें? मैं 2018 में आई थी, तब मैंने बहुत सुना था कि मोदी जी ने यहाँ पे बहुत चेंज किया है और वो दिखता भी है चेंज, बहुत नीट एंड क्लीन। वैसे देखो भगवान जी का स्थान है तो वैसे ही बहुत साफ़ सुथरा है, लेकिन उसमें थोड़ी थोड़ी इम्प्रूवमेंट अगर होती रहती है हर चीज़ में तो बहुत सुंदर लगता है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम बात करें काशी की, तो ये खुद में एक बहुत ज़्यादा शुद्ध स्थान है जिसमें आके आपको एक जो अपन इंडिया के लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं इनक्रेडिबल, वो यहाँ आके आपको फील होता है जब आप शाम को गंगा आरती देखते हैं। अपने देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने जो बनारस को, वाराणसी को बड़े अच्छे ढंग से वर्णित किया और यहाँ की जो खासियत है, धार्मिक स्थान है, ठीक है ना, पूजा पत्ती है, ठीक है नहीं, तो बहुत ही डिटेल्स में वो बात करते हैं और रेगुलर आते भी हैं वो यहाँ पूजा अर्चना करते हैं, तो उससे लोगों की आस्थाएं जुड़ी हैं। विदेश तक इसका प्रचार हुआ है। पहले क्या था कि नॉर्थ इंडियन आदमी हरिद्वार तक ही जाता था, ठीक है ना, अब मोदी जी के बाद बनारस वाराणसी में भी खूब आने लगा है।
तो मेरी बहुत इच्छा थी, क्योंकि मैंने कभी किसी ज्योतिर्लिंग के दर्शन नहीं किए। तो आज मुझे ये ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके और गंगा के ये क्रूज़ में जो माननीय मोदी जी ने 2021 में इसका उद्घाटन किया था, इससे हमें 84 घाट के दर्शन करने को मिल रहे हैं, जिसके बहुत ही खुशी हो रही है मुझे यहाँ आके। अब इससे ज़्यादा मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए। हमारा मेन एम यही था कि हमें ज्योतिर्लिंग में से जो ये 12 में से एक ज्योतिर्लिंग है काशी विश्वनाथ, इसके दर्शन करने थे और हमें इसका सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमें यहाँ पे जल चढ़ाने का मौका मिला। यहाँ की व्यवस्था बहुत ही अच्छी है और क्योंकि हम बच्चे हैं तो हमारा दूसरा बड़ा एम था वाराणसी की चाट पत्ते खाना। तो हमने यहाँ पे टिक्की खाई, कचौड़ी राम भंडार में खाई और यहाँ पे मलाई, रबड़ी, जलेबी सब खाया। और अब हम यहाँ पे क्रूज़ के अंदर बैठ के 84 घाट का व्यू एंजॉय कर रहे हैं। मैं तो ये कहूँगी कि ये स्पिरिचुअल कैपिटल में सबको आना चाहिए और वाराणसी जिसको कहते हैं इट्स एज ओल्ड एज टाइम, इसको एंजॉय करना चाहिए। ये बता रही हैं अनुश्री किस तरह से इन लोगों ने 12 ज्योतिर्लिंगों में एक अपने आप में विशेष बाबा विश्वेश्वर काशीपुराधिपति विश्वनाथ के दर्शन किए, चाट पकौड़ी खाई। यही है रोजी रोटी और रोजगार का संबंध। उसके बाद इस क्रूज पर 84 घाट का व्यू लेते हुए, अवलोकन करते हुए ऐसे ही पर्यटक आए हुए हैं, ऐसे ही श्रद्धालु आए हुए हैं। जो विकास की गति है इस क्रूज पर दिखाई दे रही है, उत्तर प्रदेश की, देश की और काशी की। पे यात्रा करके अभी ये गंगा आरती चल रही है, कैसा लग रहा है आपको? हाँ, मैं अजमेर से हूँ। यहाँ आज बहुत ही आनंदित और बहुत ही सम्मोहित कर देने वाला दृश्य है, जिसको देखकर रोम रोम हर्षित है कि कितना अद्भुत दृश्य हमें यहाँ देखने को मिला है। इस क्रूज़ से, यहाँ से विशेषकर इस क्रूज़ पे से देखना बहुत ही अपने आप में रोमांचित कर देने वाला है। बहुत ही अच्छा अनुभव है। पहली बार मैं वाराणसी आया तो सोचा कि ये क्रूज़ का सफ़र के साथ सारे घाट देखे जाए। तो मैं पहली बार आरती देखा, बहुत अच्छा लगा। मेरे हिसाब से हमारा जो जनरेशन है वो थोड़ा धार्मिक की जिज्ञासा और जो ज्ञान होता है वो कम है उनमें। तो उन्हें यहाँ आके यह ज्ञान और ये सब एक्सपीरियंस करना चाहिए ताकि एक नया चीज़ सीखने को मिले उन्हें, और ये बहुत ज़रूरी भी है सब ये यूथ के लिए। हमें अच्छा लगा, मोदी जी ने अथक प्रयास करके एक नई परंपरा डाली, गंगा आरती को संस्कार के माध्यम के सभी बच्चों में, युवा पीढ़ी में, सबके बीच पहुंचाया। तो आप बताओ आपका अनुभव कैसा रहा क्रूज़ का? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मैं पहली बार वाराणसी आई हूँ और आई थिंक जो स्टार्ट ऑफ द जर्नी दिल्ली से हमारी हुई, आई थिंक वहीं से मुझे ग्रोथ दिख रही है हमारे इंडिया में कि आज वंदे भारत एक्सप्रेस में हम लोग आए। इतनी ब्यूटीफुल ट्रेन थी वो, जो एक डेवलपमेंट की तरह एक आई थिंक मोदी जी का बहुत अच्छा स्टेप है और वो इतनी जल्दी हमें उसने वाराणसी इतने कंफर्टेबली तरीके से पहुंचा दिया। और आई थिंक मैं जो ब्यूटी देख पा रही हूँ हमारे यहाँ पे आसपास, आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ यंग पीपल गेटिंग इंटरेस्टेड। आई एम ऑल्सो यंग। मुझे इतनी अच्छी फीलिंग आई है यहाँ पे। पूरा इस क्रूज़ में 1-2 घंटा हो गया हमें ट्रैवल करते हुए। पूरे हमने सारे घाट देखे। मेरे साथ ये बच्चे हैं जो इतने इंटरेस्टेड थे, इनकी वजह से ये प्लान बना। सो आई फील वेरी ग्रेटफुल कि जो भी मोदी जी कर रहे हैं, जिस तरह से पब्लिसाइज और मार्केटिंग के थ्रू, आई एम ऑल्सो मार्केटिंग प्रोफेशनल, तो मुझे पता है वो मार्केटिंग का जो इम्पैक्ट आ रहा है वो बहुत पॉजिटिव आ रहा है हमारी जनरेशन पे, हमारी यंगर जनरेशन पे, टू एक्चुअली कनेक्ट अस विद आवर रिलीजन, विद आवर स्पिरिचुअलिटी। जलमार्ग की महाआयुति देखने को मिली इस काशी के क्रूज़ पर। विकास की यात्रा निरंतर इसी तरह चलती रहेगी। जल मार्ग का योगदान, सड़क मार्ग का योगदान और रेल मार्ग का योगदान देश को, राष्ट्र को, राज्य को विकास के पथ पर आगे बढ़ाता रहेगा, मजबूत करता रहेगा, विकास को सुगम बनाता रहेगा।